नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीके स्टडी हब में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए 10 नए करंट अफेयर रोज़ लेके आता हूं। आज की करंट अफेयर के सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से नए 10 करंट अफेयर देखेंगे और उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आपका जो एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और कमेंट करके ये जो करंट अफेयर का सेशन कैसे लग रहा है आप लोग ये कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों। तो चलिए, आज है 5 जनवरी और 5 जनवरी से जुड़े हम लोग आज के 10 नए करंट अफेयर के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने पवित्र पिपरवाह अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ये उद्घाटन कहाँ पे किया गया है दोस्तों? ये जो हुआ है आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये नंबर, नई दिल्ली। ठीक है। अब पिपरवाह उत्सव है आखिर है क्या? पिपरवाह उत्सव जो है ना, पवित्र पिपरवाह अवशेषों के यानी कि भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र अवशेष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में इन अवशेषों का भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंट वन के नाम से शुरू किया गया है। और भगवान बुद्ध के शारीरिक अवशेष जो हैं, इन अवशेषों में भगवान बुद्ध के अस्थि कलश, रत्न और अन्य संबंधित पूरा जो है अवशेष शामिल हैं। इनका उद्देश्य क्या है? इस प्रदर्शनी का उद्देश्य है भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और भारत के समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाना। यह भारत की सांस्कृतिक, कूटनीतिक और विरासत के संरक्षण के प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। ठीक है, तो यह आयोजन नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, भारत में डेली रॉड्रिक्स सॉरी हाल ही में डेली रॉड्रिक्स किस देश की अंतरिम राष्ट्रपति बनी है? ये डेली रॉड्रिक्स जो है हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति के अमेरिका द्वारा अपहरण कर लेने के बाद उन्हें वहाँ के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वेनेजुएला के नए अंतरिम राष्ट्रपति डेली रॉड्रिग्स बनी है, जो पहले देश के उपराष्ट्रपति थी। हाँ, अब निकोलस मादुरो, वहाँ के जो पहले राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, उनकी गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार यह पद संभाला है उन्होंने। अब मादुरो सरकार की भी एक भरोसेमंद नेता है और देश के संकट के बीच जिम्मेदारी संभाल रही है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें चेतावनी दी है और अमेरिका के साथ सहयोग करने का दबाव बना रही है। हाँ, वर्तमान स्थिति अमेरिकी सैन्य कार्यवाही के बाद मादुरो और उनकी पत्नी गिरफ्तार हो गए हैं और रॉड्रिग्स अब देश के कमान संभाल रही है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का तीसरा प्रश्न है, भारत का पहला सरकारी अस्पताल जो है ये आई आधारित क्लिनिक कहाँ स्थापित की गई है? तो ये इसका सही उत्तर जो रहेगा, ये आई आधारित क्लिनिक स्थापित किया गया है आपका ये ग्रेटर नोएडा में किए गए हैं। कहाँ किए गए हैं? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इस पहल का उद्देश्य ये आई समाधानों जो है का उद्देश्य जो है यह समाधानों का सीधे डॉक्टर और मरीजों को पहुंचाना है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और तेज बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और वहां के राज्यपाल जो हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। योगी आदित्यनाथ जो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से हैं और कई सालों से इस पद पर कार्यरत है, जबकि आनंदीबेन पटेल जो है राज्य की राज्यपाल हैं और इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुकी हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ग्रेटर नोएडा में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आज का चौथा प्रश्न है दोस्तों, वित्त वर्ष 2026 में भारत के निवेश चार्ट में सर्वोच्च स्थान रखने वाले राज्य कौन हैं? तो वित्तीय वर्ष 2026 में भारत के यानी कि 24-25 का मैं बात यहाँ 24-25 का बात किया जा रहा है। ठीक है, चार्ट निकल के 26 में आया है, इसलिए वित्त वर्ष 2026 बोला जा रहा है। ठीक है, तो निवेश करने में के मामले में सबसे प्रथम राज्य जो बना है वह आंध्र प्रदेश बना है। ठीक है, पहला स्थान आंध्र प्रदेश है सभी प्रस्तावित निवेशों के देखा जाए तो, और दूसरा स्थान जो है आपका कौन है? इसमें उड़ीसा का है निवेश के मामले में। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई इक्विटी प्रवाह को देखा जाए तो रैंकिंग अलग थी। हाँ, इसका रैंकिंग क्या है? अलग है।
एफडीआई को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो इसमें एफडीआई शामिल करने से पहला स्थान जो हो जाएगा आपका 39% भागीदारी है लगभग महाराष्ट्र की, और दूसरा स्थान कर्नाटक की है 13%। ठीक है, तो ये आंकड़े आप लोग आज याद रखिएगा। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं हम लोग आज का। 5वां प्रश्न है ना, शब्दोत्सव साहसिक उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? ये उत्सव जो है नई दिल्ली में आपका कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये नंबर। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ है। शब्दोत्सव उत्सव है क्या आखिरकार? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारतीय संस्कृति, साहित्य, विचारों और परंपराओं को बढ़ावा देना, खासकर युवाओं को अपनी विरासत से जोड़ना। उसका थीम है भारतीय अभ्युदय, भारत का उदय। अवधि इनका 2 से 4 जनवरी 2026 के 3 दिन के लिए ये आयोजन का कार्यक्रम किया गया है, जो नई दिल्ली मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया है। 5वां प्रश्न है दोस्तों, सदानंद दाते किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? ठीक है, सदानंद दाते किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? ओके, क्वेश्चन आंसर ध्यान से याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, सी नंबर, है ना। सदानंद दाते जो है महाराष्ट्र के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। सदानंद दाते महाराष्ट्र राज्य के नए पुलिस निदेशक यानी डीजीपी बने हैं। उन्होंने 3 जनवरी 2026 से पदभार जो है ग्रहण किया है। उनकी मुख्य बातें जो क्या है, वह 1990 के आईपीएस बैच के अधिकारी हैं। उन्हें 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान उनकी बहादुरी के लिए भी जाना जाता है, और डीजीपी बनने से पहले वह राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी एनआईए के महानिदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। उन्होंने रश्मि शुक्ला का स्थान लिया है। इससे पहले महाराष्ट्र के जो डीजीपी थे रश्मि शुक्ला थे, है ना, और जो 3 जनवरी 2026 से सेवानिवृत्त हो गए हैं। उसके स्थान पे सदानंद दाते ने लिया है। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन न्यूज यानी डीडी न्यूज का महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये नंबर, ममता वर्मा को नियुक्त किया गया है महानिदेशक के रूप में। ठीक है, डीडी न्यूज की महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ममता वर्मा ने शपथ लिया है। उन्होंने हाल ही में 31 दिसंबर 2025 को अतिरिक्त महानिदेशक यानी एडीजी के रूप में कार्यभार संभाला है, और वे महानिदेशक डीडी न्यूज की भूमिका भी देखेंगे। डीडी न्यूज के प्रधान संपादक यानी चीफ एडिटर जो हैं आपका अभी सुधीर चौधरी हैं, जो पहले जी न्यूज में थे, फिर आज तक में आए, अभी फिलहाल डीडी न्यूज के साथ काम कर रहे हैं। डीडी न्यूज की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 3 नवंबर 2003 को इनकी स्थापना हुई थी। 3 नवंबर कब हुए थे? 3 नवंबर 2003 को। ठीक है, प्रारंभिक में यह डीडी मेट्रो के नाम से जाना जाता था। पहले एक चैनल चलता था जो होंगे डीडी मेट्रो, हम लोग तो इसमें खूब देखते थे, सीरियल वगैरह भी बीच बीच में देता था डीडी मेट्रो। ठीक है, और डीडी मेट्रो का नाम बदल के फिर से क्या किया गया, डीडी न्यूज कर दिया गया, और इसमें सिर्फ न्यूज ही प्रसारित होने लगा। उसके बाद कोई भी बच्चों के लिए कोई कार्यक्रम या सीरियल वगैरह नहीं आने लगा। ठीक है, तो 24 घंटे समाचार चैनल के रूप से फिर से लॉन्च हुआ है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ समाचार चैनल के रूप में अब डीडी न्यूज रह गए हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 8वां प्रश्न है, दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लगाने वाला देश कौन? दुनिया का पहला कार्बन टैक्स कैब कैम लागू किया गया है। तो ये कैब कैम जो लागू किया गया है, ये कहाँ लागू किया गया है? ठीक है, पहला तो ये नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यूरोपीय संघ। देख लेते हैं कार्बन टैक्स है क्या। एक प्रकार का प्रदूषण शुल्क है जो ग्रीन हाउस गैसों से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पर लगाया जाता है, जिसे कार्बन टैक्स के नाम से जाना जाता है। ओके, ताकि प्रदूषण फैलाने वाले व्यवहार को हतोत्साहित किया जा सके। इसे लागू करने वाला पहला देश जो है फिनलैंड था। ओके, यहाँ पे पहला कार्बन टैक्स जो लगाने वाला पहला जो देश था फिनलैंड था, जिसे 1990 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद स्वीडन, नॉर्वे, कुछ देशों ने भी इसे अपनाया है। अभी हाल में फिलहाल दुनिया का वो बंद हो चुका था, है ना, लेकिन कार्बन टैक्स जो लेना बंद कर दिया गया था। मगर फिर से अभी बोला जा रहा है कि यूरोपीय संघों ने क्या किया है कि कार्बन टैक्स लागू किया है। इसलिए बोला जा रहा है कि दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू किसने किया है? तो ये यूरोपीय संघ ने किया है। अगर आप लोगों को परीक्षाओं में प्रश्न आता है
तो यूरोपीय संघ इसका सही उत्तर हो जाएगा। भले ही 1990 के दशक में फिनलैंड द्वारा ये चालू किया गया था, मगर फिर बंद कर दिया गया था। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। आज का 9वां प्रश्न हम लोग के लिए है, भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये मुख्य कोच जो है नियुक्त किए गए हैं आपका शॉर्ट मारिन। ठीक है, सॉरी, सजोड मैरिन। बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। सजोड मरीन जो है आपका हॉकी इंडिया ने उन्हें मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है, जो उनकी दूसरी पारी है ना, उनकी दूसरी पारी है। और वे टीम को टोक्यो ओलंपिक में सफलता दिलाने के लिए भी जाने जाते हैं। बस इतने जानना है इसके बारे में। आगे आज का 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत का पहला स्लम फ्री शहर कौन बनने वाला है? तो भारत का पहला जो स्लम फ्री शहर बनने वाला है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सूरत। क्या हो जाएगा? सूरत। चलिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस पर। भारत का पहला आधिकारिक स्लम फ्री शहर जो है चंडीगढ़ बन गया है। ओके, है ना, चंडीगढ़ बन गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने अंतिम शेष झुग्गी बस्ती शाहपुर कॉलोनी को ध्वस्त करने के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। शहर ने लगभग 12 वर्षों तक चले अभियान के तहत 18 से अधिक स्लम कॉलोनियों को सफलतापूर्वक हटाया है और पात्र परिवार को चंडीगढ़ स्लम फ्लैट्स स्कीम के तहत फ्लैट्स प्रदान किए गए हैं, है ना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पर क्या देखें कि बात आंसर आप लोग को बताएं सूरत, लेकिन जो आधिकारिक स्लम फ्री शहर जो है चंडीगढ़ है। ओके, हालांकि सूरत जो है 70 से 80 लाख से अधिक आबादी वाले भारत का पहला स्लम फ्री महानगर है। अगर महानगर की बात, स्लम फ्री महानगर है, ठीक है, बनने की ओर अग्रसर है। जो 2006 में सूरत के 36% आबादी झुग्गियों में रहती थी, अब घटकर मात्र 5% रह गई है। ठीक है दोस्तों, तो आज का करंट अफेयर का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में नए करंट अफेयर के सेशन के साथ। हाँ, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।